फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल आंसर स्टडी में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और बेहतरीन ढंग से चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, मतलब कि जनन तंत्र। हर एक जंतु में जनन की प्रक्रिया होती है। तो ये जनन की प्रक्रिया जो है कैसे कैसे होती है, हम ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, और जनन कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रकार जो है वो कैसे कैसे काम करते हैं, उस सभी के बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, इसको प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जनन तंत्र होता है दो प्रकार के। जनन तंत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब वो एक अलैंगिक जनन और एक होता है क्या? लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन के मतलब ये हुआ कि अलैंगिक जनन मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ना उसमें नर की आवश्यकता पड़ती है ना मादा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि नर और मादा बिल्कुल नहीं, और सिर्फ सिर्फ क्या, बिना नर और मादा के ही। जैसे कि मान लीजिए हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं, उस तरह से, मतलब कि डिट्टो उसके कॉपी जैसा, कॉपीराइट कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो उस तरह का हमको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। ठीक है, अब दूसरा हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन। अब ये लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन वैसा जनन कहते हैं जिसमें नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब कि बिना और नर के जनन हो ही नहीं सकता, उसमें नर और मादा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन जो है सो ज्यादातर पेड़ पौधों में होता है ना। लैंगिक जनन होता है जीवों में होता है, जंतु में होता है। अलैंगिक जनन ज्यादातर पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु में होता है। पेड़ पौधे में हालांकि ये नहीं होता है लैंगिक जनन, पेड़ पौधों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, याद रखना ये कि लैंगिक जनन जो है पेड़ पौधे में अधिकतर होता है। अलैंगिक जनन किस में होता है? तो अलैंगिक जनन छोटे छोटे जीवों में होता है। तो अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन तीन प्रकार का होता है। एक होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन और तीसरा होता है कायिक। तीन प्रकार के लगभग ये अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि विखंडन क्या है। ठीक है, तो विखंडन किसे कहते हैं, मतलब कि विखंडन क्या हो सकता है? तो विखंडन जो है ये देखिए, एक मान लीजिए कोशिका है ना, और ये कोशिका क्या है, बीच में इस तरह से हल्का सा चिपटा हो जाने के कारण इस तरह से, और बाद में यहाँ कहा जाता है दो गो नया कोशिका के रूप में उभर जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि दो शरीर, एक शरीर एक ही है, लेकिन हमारा जो है सो वो दो टुकड़ों में बटकर अलग अलग हो गया। तो ये कोशिका है, ठीक ना, यहाँ से ये दो पार्ट, ये थोड़ा हल्का चिपटा हुआ बीच से, और यहाँ कट के अलग अलग दो शरीर का निर्माण कर लिया, तो ये हो गया विखंडन। ठीक है, तो अमीबा में भी विखंडन के माध्यम से ही उसमें जनन होता है कि एक अमीबा होता है और बाद में कट के दुगो के रूप में बन जाता है। तो ठीक है, ये हुआ विखंडन के बारे में। अब हम लोग जानते हैं मुकुलन। मुकुलन क्या है? देखिए, मुकुलन है कि अपने ही शरीर से, मतलब किसी पौधे के अपने ही शरीर से कट कर उसके ही जैसा दूसरे शरीर का निर्माण करना मुकुलन कहलाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं इस प्रकार का एक पौधा है ना, और ये क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चल के बढ़ा ऐसे और यहाँ से कट गया। तो यहाँ से कट जाने के बाद जो है सो कि ये क्या किया, अपने ही जैसा बिल्कुल नया क्या किया, पौधे का निर्माण किया, है ना। तो ये हो गया क्या, मुकुलन। इस तरह के जनन की क्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ठीक है, अब है कायिक जनन। ठीक है, तो कायिक जनन किसे कहते हैं? तो कायिक जनन ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो कायिक जनन उसको कहते हैं जैसे कि किसी पेड़ पौधा है ना, तो पेड़ पौधा के जो पत्ता होता है उसी के पत्ता पर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये कोई पौधा है और इसी के ऊपर से क्या हो गया, नए पौधे का निर्माण हो गया, नया पौधा बन गया। मतलब कि उसी के पत्ते से क्या हो गया, नए पौधे का निर्माण हो गया। वो ज्यादातर ये प्रक्रिया जो होता है पत्थल चट्टा में होता है। पत्थल चट्टा का एक प्रकार का पौधा है, उसके पत्तियों से क्या होता है, उसके पत्ती से जड़ निकलता है और नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब आगे विचार करते हैं, चर्चा करते हैं लैंगिक जनन पर कि लैंगिक जनन जो है सो कहाँ कहाँ और किस में होता है। तो लैंगिक जनन आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन दो चीजों में होता है। किस में होता है? तो एक होता है प्लांट में होता है और दूसरा किस में होता है? एक होता है प्लांट में और दूसरा होता है किस में? एनिमल में। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जंतुओं में और किस में? पौधों में, है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है जंतुओं में जो है जनन कैसे होता है, तो जंतु में जब जनन की बात आती है तो जंतुओं की जनन का चैप्टर ये अलग है। ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं? जूलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। ये हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं। और जब पौधों में जो है सो की जनन की बात आती है तो हम किसमें पढ़ते हैं? वनस्पतिक शास्त्र में पढ़ते हैं, माने कि बॉटनी में पढ़ते हैं। तो जब प्लांट का मतलब इसका रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो किसमें कर लेंगे? बॉटनी में कर लेंगे। ठीक है, और एनिमल में क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, अभी जो एनिमल में किस तरह का सेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जंतु में या फिर जानवर में हम लोग या फिर जीव में कहने का जब हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे तो दो चीज होना आवश्यक है इसमें, नर होना चाहिए और मादा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मानव के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हुआ, हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन में सबसे पहले
नर होता है एक और मादा होता है, मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। अब मेल में क्या क्या होता है और मेल के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका क्या काम है, हम उसको बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए मादा नर नर जो जनन तंत्र है, मतलब इसका जो मुख्य भाग होता है, नर जनन का जो प्रथम मुख्य कार्यकारी भाग होता है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है पहला, टेस्टिस। टेस्टिस मैंने क्या, वृषण, इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको वृषण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस का क्या काम होता है, अगर देखा जाए तो मुख्य काम जो है, मुख्य जनन अंग जो है टेस्टिस ही है। तो टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस जो है हमारे शरीर में कितना होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और ये टेस्टिस जो है क्या करता है, इसमें 2 टेस्टिस होता है और ये क्या करता है, शुक्राणु का, स्पर्म का निर्माण करता है ना। और ये कहाँ तक पहुंचाता है, पेनिस तक पहुंचाता है, यहाँ इसे पेनिस जुड़ा रहता है और ये पेनिस तक पहुंचाता है। तो ये टेस्टिस का मुख्य काम क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। और इसके साथ एक जो है, पेनिस के साथ में एक वैक्स डिफरेंस नामक ये क्या लगा रहता है, नस लगा रहता है, वैक्स डिफरेंस, याद रखना है, वैक्स डिफरेंस नामक एक नस लगा रहता है। और ये नस का काम क्या होता है कि इसके अंदर से जो शुक्राणु का निर्माण हुआ टेस्टिस के अंदर, वो क्या करता है, पेनिस के माध्यम से उसको आगे तक पहुंचाना, ठीक है। तो अब एपिडिडमिस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए टेस्टिस के बारे में, ठीक है। टेस्टिस का क्या काम हुआ, टेस्टिस का काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है। अब पढ़ते हैं वृषण, अधिवृषण के बारे में, जिसको बोलते हैं एपिडिडमिस। इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है ये शुक्राणु जो वृषण होता है, वो वृषण को क्या करता है, पकड़े रहता है ना, इस तरह से, इसको बोलते हैं कौन सी, एपिडिडमिस, ठीक है। अगला इसके बारे में फिर एक टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इसको इसलिए कहते हैं कि कहां से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है, मतलब कि यही वृषण से निकलता है ना, इसलिए इसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है कि ये क्या होता है, जनन क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है ना। जनन क्षमता कहने का मतलब कि ये क्या करता है, ये उसके अंदर से ये टेस्टोस्टेरोन जिस शरीर के बारे में निकलने लगा, जिसके शरीर से, तो वो क्या करता है, उसके ऑटोमेटिक दिमाग में चलने लगता है कि अब हमें सेक्स की आवश्यकता है। कहने का मतलब क्या, हमें जन्म, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप की आवश्यकता है ना। जब किसी भी शरीर में, जैसे अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये 12 साल की उम्र में लड़कों में निकलना चालू हो जाता है, ठीक ना। जैसे ही लोग लड़के 12 साल के होते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो है सो बहुत तेजी से स्रावित होने लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी में ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा वो लड़कियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। और जैसे अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर ज्यादा जीव जंतु में भी निकलने लगा, तो वो भी क्या होते हैं, अपनी मादा की ओर ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कहने का मतलब अगर मान लीजिए सपोज दैट एक गाय है ना, एक बैल है, उसके अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है, तो क्या करता है, गाय के साथ फिजिकल रिलेशनशिप करने के लिए बेकाबू रहता है, परेशान रहता है ना। तो इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, तो लड़कों में भी ये 12 साल की उम्र तक चालू हो जाता है ना। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसमें एक प्रकार का विशेष प्रकार का गंध भी होता है। और इसी के कारण क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं, हाँ एक ऐसा होता है कुत्तों में, जैसे कुत्तों में सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन कुत्ता में क्या है ना कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है ना। तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब ज्यादा होती है, तो अगर वो कहीं पे अपना मूत्र त्याग कर देता है, मल त्याग कर देता है, और मल त्याग करने के बाद वो अपने एरिया डिसाइड कर लेता है कि ये जो है इतना तक मेरा एरिया है ना। अब अगर उस एरिया के अंदर में कोई और अदर कुत्ता आता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर भौंकने लगता है, उसके ऊपर काटने दौड़ता है ना। जैसे अगर सपोज मान लीजिए हम लोग कोई बाइक लेकर जाते हैं या कार लेकर जाते हैं, तो क्या होता है ना कि कुत्ता पीछे पीछे दौड़ने लगता है। वो कुत्ता जो गाड़ी को नहीं दौड़ाता है, क्या होता है, वो ये हुआ रहता है कि जिस गाड़ी पर पहले कहीं पे लगा हुआ था, हो सकता है उस गाड़ी पर कोई और कुत्ता जो है अपना जो मूत्र त्याग कर दिया है उस पे, और उसका टेस्टोस्टेरोन जो है सो इतना तेजी से मतलब गमका कि उसके कुत्ते के नाक तक पहुंच गया, और उसके विरुद्ध वो क्या करने लगा, उसके विरुद्ध दौड़ने लगा। तो ये होता है प्रोसेस, ना कि वो कुत्ता में मतलब। और ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि कुत्तों में जैसे सूंघने की क्षमता बहुत अत्यधिक होती है, और कुत्तों में जो है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वो अपने मूत्र को या फिर जो उसका मूत्र रहता है जल्दी से अच्छा तरीके से पहचान लेता है, और उसके पीछे दौड़ने लगता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इतना तो आप अच्छे तरह से समझ में आ गए हो। अब पढ़ते हैं इसमें क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो शुक्राणु जो है कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस मतलब कि कहाँ, वृषण में बनता है। तो ये जब टेस्टिस जो है शुक्राणु का निर्माण करता है, तो वो क्या करता है, वैक्स के माध्यम से यहाँ पेनिस तक पहुंचाता है ना। और फिर पेनिस क्या करता है, वाजाइना तक जाकर पहुंचा देता है, ठीक है। और जो देखिए स्पर्म जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में, मतलब कि
नया शिशु जन्म देने के लिए कितना आवश्यकता पड़ता है? तो 7 ml स्पर्म की आवश्यकता पड़ती है। कितना? तो 7 ml। अगर किसी व्यक्ति में 7 ml की मात्रा में स्पर्म का निर्माण नहीं हो रहा है तो वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है, मतलब कि उससे बच्चा विकसित नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे किसी पुरुष में नपुंसकता के रोग आ जाते हैं तो क्यों आ जाती है? क्योंकि उसमें 7 ml से कम बन रहा है, शुक्राणु तो है लेकिन बच्चा पैदा करने लायक नहीं है, बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। तो अगर 7 ml तक किसी भी पुरुष में मान लीजिए बनता है स्पर्म तो वह बच्चा पैदा करने में सक्षम है। ठीक है, और ये जो स्पर्म का जो जीवन काल होता है, ये स्पर्म का जीवन काल मात्र 20 मिनट लगभग होता है, करीब अप्रॉक्सीमेट लगभग 20 मिनट। तो 20 मिनट तक कहने का मतलब हुआ कि शुक्राणु जिंदा रह सकता है, उसके बाद शुक्राणु ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक और होता है क्या? वैक्स। क्या होता है? वैक्स होता है। तो ये जो वैक्स होता है, वैक्स किसको बोलते हैं? इसका काम क्या होता है? नस जिसको बोलते हैं ना, ये जो नस क्या करता है? ये शुक्राणु को क्या करता है? पेनिस तक पहुंचाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। ये क्या करता है? पेनिस तक पहुंचाता है। फिर एक और होता है क्या? पेनिस। तो पेनिस का क्या काम है? मूत्र त्याग करना और क्या करना? शुक्राणु को क्या करना? पहुंचाना। कहाँ तक? तो पेनिस तक पहुंचाना, यानी पेनिस जो है कहाँ? पेनिस के माध्यम से कहाँ पहुंचाना? वजाइना तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग फिगर बना के थोड़ा समझते हैं कि कभी कभी किसी भी व्यक्ति में, किसी भी लड़कों में क्या होता है ना कि रात में शीघ्र पतन की रोग ये वगैरह हो जाती है। तो हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा फिगर बना करके कि ये क्यों हो जाता है। जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज एक फिगर के माध्यम से, शॉर्ट फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये है टेस्टिस, ठीक है, और यहां से है पेनिस, ठीक ना। यहां से पेनिस है और यहाँ हमारा एक किडनी लगा हुआ है। सभी को जानते हैं हम लोग, 2 किडनी 2 है, ठीक ना। और एक चीज आप लोग को इंपॉर्टेंट बात बता दें कि देखिए, अगर जिस तरह से हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं तो आदमी एक किडनी के आधार पर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन कम समय के लिए। ठीक है, उसी तरह से अगर सपोज है तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति में टेस्टिस नहीं है, एक है, तो क्या उसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता रहेगा? रहेगा, लेकिन शुक्राणु को थोड़ा कम निर्माण होगा, है ना। ज्यादा चांस है कि नहीं होने का। तो इसीलिए किसी भी शरीर में हमारे लिए जो है दोनों टेस्टिस बहुत जरूरी है बच्चा पैदा करने लिए। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए हमारा शरीर जो है फिजिकल रिलेशनशिप कर रहा है, ठीक है, तो जब फिजिकल रिलेशनशिप कर रहा है उस पीरियड में क्या होता है कि जैसे यहाँ से शुक्राणु बना और यहाँ से इसके माध्यम से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक द्वार टाइप का लगा रहता है ना। एक क्या बोलते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या रहता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और ये क्या करता है, जब आदमी जो है सो मूत्र का त्याग करता है तो क्या करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो टेस्टिस है यहाँ से शुक्राणु जा रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड पर। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? देखिए जब भी आदमी जो है फिजिकल रिलेशनशिप करता है तो यहाँ से फिजिकल रिलेशनशिप करता है तो ये क्या होता है, मूत्र त्यागने का जो मार्ग होता है वो क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड बंद कर देता है, और जो शुक्राणु ले जाने का माध्यम होता है वो खुला छोड़ देता है। और जब फिजिकल रिलेशनशिप करता है तो जब शुक्राणु जाने की बारी आती है तो ये क्या होता है? मूत्र मार्ग को बंद कर देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सो ये बहुत बड़ा काम करता है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सो कि ज्यादातर नुकसान कब हो जाता है? जब लड़का लोग या फिर लड़कियां लोग ज्यादा क्या करती है? मास्टरबेशन करने लगती हैं। तो मास्टरबेशन जब करती है, या लड़का हो या लड़कियां, तो इस पर क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पर क्या पड़ता है? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और इसके माध्यम से क्या हो जाता है, कभी कभी रात में जो है सो ये कि मतलब मूत्र के माध्यम से भी क्या हो जाता है? शुक्राणु निकलने लगता है ना। तो ये बहुत बड़ी मतलब नुकसानदेह हो सकता है। तो ये हम ये भी संदेश देना चाहते हैं आजकल के युवाओं को कि आप मास्टरबेशन या से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। ठीक है, आप मास्टरबेशन भी एक लिमिटेशन के हिसाब से सही होता है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है। और पेनिस का क्या काम है? यहाँ से पेनिस का काम है मूत्र का त्याग करना, और इसके माध्यम से जो हमारे यहाँ शुक्राणु बन रहा है उसको क्या करना? वजाइना तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नर जनन तंत्र के बारे में। ये जो नर का भाग काम है उसके बारे में जान लीजिए। हाँ, अब प्रश्न ये भी उठता है कि हमारा जो ये टेस्टिस है वो बाहर क्यों रहता है ना। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारा जो टेस्टिस है शरीर का वो बाहर क्यों रहता है? हमारे शरीर का सभी अंग जो है सो खाने पीने पचाने के लिए सारे शरीर के अंदर है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये यहाँ से अपने शरीर से बाहर रहता है? तो देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है? देखिए इसका जो टेम्परेचर चाहिए शुक्राणु स्पर्म बनने के लिए कितना चाहिए? 25 से
30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में इसको तापमान चाहिए होता है ना। और हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, है कि ना। तो देखिए भगवान भी जब शरीर को बनाया तो बहुत सोच समझ के बनाया है। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री, और स्पर्म बनने के लिए चाहिए कितना? 30 डिग्री। तो 7 डिग्री ज्यादा ना हो गया, तो इसीलिए क्या कर दिया गया, मतलब कि वो शरीर से बाहर है, ताकि उसको स्पर्म बनाने के लिए सही क्या मिल सके? तापमान मिल सके, ठीक है। तो यही कारण है कि ये हमारे शरीर से बाहर लगा हुआ है, ठीक है। अब अगला हम लोग चर्चा करते हैं, इतनी सारी चीजें जो है हम लोग क्या पढ़ लिए? नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ लिए। तो ये हमारा नर जनन तंत्र है, ठीक है। और ये हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में भी पढ़ लिए, शुक्राणु के बारे में पढ़ लिए, है ना। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।